हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो नियम है आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। चार महत्वपूर्ण नियम है, जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, हर साल आपसे पूछे गए हैं। 2016, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट ये नियम है, आप समझ लीजिए। हर साल हर पेपर में आपके पूछे आते हैं। पेपर में आपके देखिए 7 सेट होते हैं, ठीक है, किसी न किसी सेट में आपसे पेपर में जरूर पूछ लिए जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और हाँ, साथ में कॉपी पर लेके बैठ जाइए। साथ साथ में तो नोट करते रहिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला नियम है हेनरी का नियम। का नियम दोस्तों बहुत पूछा चुका है कि हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उनके अनुप्रयोग क्या हैं। तो हेनरी के नियम में आपको सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखना है, फिर उनकी फिर आपको हेनरी के नियम की सीमाएं बतानी है और फिर उनके अनुप्रयोग बताने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी का नियम आपको बताना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार, यानी कि जो हेनरी का नियम हमारा क्या बताता है कि स्थिर ताप पर कोई हमारा जो टेम्परेचर है वो स्थिर है, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इतना हमारा स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है। आगे डायग्राम आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है एम प्रोपोर्शनल पी। एम प्रोपोर्शनल पी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। वही चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है। एम मतलब क्या है? एम का मतलब है कि घुली हुई गैस की मात्रा है, जो भी गैस हमारी घुली हुई है वाटर में, ठीक है, तो उसकी मात्रा है। और पी क्या है? गैस का दाब है। तो वहीं पर यहाँ लिखा हुआ समानुपाती, एम प्रोपोर्शनल टू पी। अब देखिए हमारे जो हेनरी का अब देखिए हमारे जो हेनरी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा, एम बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और के एच डॉट पी। के एच क्या है? के एच है हेनरी नियतांक। ठीक है, हेनरी के नाम पर ये नियम बनाया गया था, इसलिए के एच उन्होंने लगाया, तो के एच को हम लोग कहते हैं हेनरी नियतांक। तो एम बराबर हो गया के एच डॉट पी। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एच लगाया गया साथ में। ठीक है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें वाटर है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन गैस डाली गई है। ऑक्सीजन गैस इसमें है, ऑक्सीजन के मतलब थोड़े कण हैं, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा था ना स्थिर ताप पर, तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। और ऊपर ये पी देख रहे हैं ना, प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस ले सकते हैं आप, द्रव में विलेयता है, ठीक है, उसके कुछ कण हैं ऑक्सीजन के, और हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं, यानी ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग दाब कहते हैं, यानी गैस का दाब, गैस पर जो भी हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये हो गया एम प्रोपोर्शनल पी, तो इसी को हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। अब देखिए लिखा है जहाँ एम बराबर क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है, जो भी हमारी गैस घुली उसकी मात्रा है। पी क्या है? गैस का दाब है। और के एच क्या है? हेनरी नियतांक। के एच जो लगाया गया था अभी मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग कहते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है, हो गया नियम जो स्टेटमेंट कहता है। अब हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला लिखा है कि तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी जो होता है, ठीक है, हेनरी का जो नियम है वो किस पर लागू होता है? केवल तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा लिखा है निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जो हेनरी का नियम है वो निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, यानी प्रेशर कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त है। तीसरा लिखा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ये किन गैसों पर लागू होता है? जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, केवल उन्हीं पर ये लागू होता है। ठीक है, तो हो गया हेनरी का नियम, हो गया, उनकी सीमाएं हो गई। अब बचा है अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग को देख लेते हैं हम लोग। अनुप्रयोग में बता सकते हैं फेफड़ों की क्रिया विधि में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ इसका उपयोग होता है? शीतल पेय पदार्थ में। ठीक है, उनका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? गोताखोर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं और ये अनुप्रयोग हो गए। अगला टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम। ठीक है, अभी आपने पढ़ा हेनरी का नियम, अब हम लोग बात करते हैं कोलराउस का नियम। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। इस नियम, ठीक है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनंत तनुता पर, ठीक है, कोई हमारी अनंत तनुता यानी इनफाइनाइट वैल्यू पर, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जो हमारे विलयन के धनायन और ऋणायन होंगे उनके योग के बराबर होगी मोलर चालकता। ठीक है, विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर देखिए अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस में ब्रेक होगा, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस में, यानी सोडियम जो है वो प्लस में ब्रेक होगा और Cl जो है यानी क्लोरीन जो है वो माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोलराउस का नियम का स्टेटमेंट हो गया। अब आगे देखते हैं इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसमें NaCl लिया गया है। जब NaCl को किसी जल में विद्युत अपघट्य कराया जाएगा तो उसका Na प्लस में ब्रेक होगा और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड, यानी सोडियम अलग ब्रेक होगा और क्लोरीन अलग ब्रेक होगा।
तो अनुप्रयोग इसका कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहला जो उसका अनुप्रयोग है वो होता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, ठीक है। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका उपयोग कैसे करते हैं? लिखा है किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक है। वियोजन की कोटि कहते हैं किस, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है वियोजन की मात्रा यानी कि कोटि। वियोजन की कोटि को हम लोग वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। तो वियोजन की कोटि या मात्रा कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है लैम्डा की पावर सी अपॉन लैम्डा की पावर इन्फाइनाइट, यानी सी अपॉन इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट का मतलब अनंत तनुता पर, जैसे कि ऊपर बात कही गई थी। तो ये उसका सूत्र है, इसी सूत्र से निकाली जाती है वियोजन की कोटि, ठीक। पर जहाँ पर क्या है, जो सी देख रहे हैं, सी एम जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। जो यहाँ पर देखिए छोटा सा सी लिखा हुआ है, तो किसी सांद्रता सी पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, ठीक है। उसको ये लोग डिनोट करते हैं इससे। और यहाँ पर देखिए इन्फाइनाइट वाला जो है, ठीक है, इन्फाइनाइट जो एम लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, जैसा कि अभी आपने कोल लॉस के नियम में पढ़ा था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। साथ साथ में उसको नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, ठीक है। कि फ्रेंड्स राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम हमारा तीसरा टॉपिक है, राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, लिखा है इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इतना, ठीक है। इतना से स्टेटमेंट है इस नियम का। राउल्ट का नियम बहुत बार पूछा चुका है पेपर में, तो आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, कोई हमारा विलायक है उसमें अवाष्पशील जब विलय मिलाएंगे तो उसमें प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये छोटे से सूत्र लिखे हुए हैं, देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। प्लस कैपिटल एन को हम लोग मतलब कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं तनु विलयन में, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जब यहाँ पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम लोग एन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। स्मॉल एन तो रहेगा, स्मॉल इसकी जगह पर कैपिटल एन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नया फॉर्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो ये पूरा राउल्ट का नियम का स्टेटमेंट है। अब इनकी हम लोग बता देते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, क्योंकि सीमाएं भी आपसे कभी कभी पूछ ली आती हैं। तो सीमाएं ये कहती हैं कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। जैसा कि आपका हेनरी का नियम था उसी से मिलता जुलता है, ये केवल तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा लिखा है यह आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। दूसरा कहाँ पर लागू होता है? आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर, ठीक है। यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू होता है? आवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। और किस पर लागू नहीं होता है, यह आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ध्यानपूर्वक समझिए, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो लिखा है तीसरा पॉइंट, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं थी, ठीक है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझ लिए मैक्सिमम ये जरूर पूछा था, हार्डी-सोल्जे का नियम, ठीक है। आपने नाम बहुत सुना होगा, हार्डी-सोल्जे का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है सारे के सारे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हार्डी-सोल्जे का नियम क्या होता है? इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी, बस, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है हार्डी-सोल्जे के नियम में, ठीक है। अब इस हार्डी-सोल्जे का नियम जब आप लिख लेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखाना भी जरूरी है, धनात्मक आयन का घटता क्रम और ऋणात्मक आयन का घटता क्रम। तो धनात्मक आयन में कैसे घट रहा है क्रम, देखिए एल्युमिनियम लिखा गया पहले, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है 3+, ऊपर लिखा है ना संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम 3+ लिखा है। उसके बाद उसके छोटा को, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा कौन है? बेरियम, Ba2+, इसकी संयोजकता कितनी होती है 2+। उससे छोटा कौन सा? सोडियम यानी Na+। तो सबसे पहले एल्युमिनियम, फिर बेरियम, फिर सोडियम, ठीक है। तो इस तरह से धनात्मक आयन का घटता क्रम है। अब ऋणात्मक आयन का घटता क्रम क्या है? 4 3-, इसकी भी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा है। फिर SO4 2-, फिर Cl- यानी क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से घटते क्रम में लिखा हुआ है ऋणात्मक आयन का, ये धनात्मक आयन का है। तो ये हार्डी-सोल्जे का नियम का पूरा स्टेटमेंट है। आगे लिखा है इस नियम को ही हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं, ठीक है। जितना पूरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसको पूरा हम लोग हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्डी-सोल्जे नियम का स्टेटमेंट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नियम थे जो कि आपके हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, हर साल पेपर में आपके आने ही आने हैं, इसमें तय हैं, बिल्कुल 100% पेपर में पूछा जाता है। और अपनी तैयारी को बेटर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा, मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।